चलो देखो, अपन ने क्या बात की थी कल। मैंने आपको रूल बताया था पैसिव वॉइस में। इस रूल को समझना है। मैंने क्या रूल बताया था, देखो मैंने आपसे कहा था यदि किसी वाक्य में डबल क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, यदि किसी वाक्य में क्या हो, डबल ऑब्जेक्ट हो, तो उसका पैसिव वॉइस, तो उसका पैसिव वॉइस निम्नलिखित बनाया जाता है। निम्नलिखित बनाया जाता है। अब मैंने आपको एक बात बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि जब डबल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट रहेंगे, दो। देखो, एक ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाता है, एक ऑब्जेक्ट को कहा जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कहा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरे प्रकार का जो ऑब्जेक्ट होता है उस ऑब्जेक्ट को कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट कैसा होगा, डायरेक्ट। एक ऑब्जेक्ट कैसा होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, वह ऑब्जेक्ट जिसमें क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, वह ऑब्जेक्ट जिसमें क्या होता है, हमें डायरेक्ट चीज़ों का बोध करवाया जाता है। और इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन सी चीज़ें आती है, ध्यान रखना है, निर्जीव चीज़ें आएगी। कैसी चीज़ें, निर्जीव। और निर्जीव को कहा जाता है नॉन लिविंग। क्या कहा जाता है, नॉन लिविंग। निर्जीव को क्या कहा जाता है, नॉन लिविंग थिंग कहा जाता है। अब इसके एग्जाम्पल में आपको ध्यान से देखना है मैंने क्या क्या बताया था। जैसे मैंने कहा ए पेन, मैंने आपसे कहा ए बुक, तो ये वाले एग्जाम्पल किसके होंगे, जैसे मैंने कहा ए टेबल, तो ये वाले एग्जाम्पल किसके रहेंगे, ये वाले रहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। किसके रहेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्या आएगा, ए पेन आएगा, ए बुक आएगा, ए टेबल आएगी। फिर मैंने आपसे कहा था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आएगी, तो ध्यान रखना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा, जैसे मैंने कहा मी, मैंने कहा अस, मैंने कहा देम, मैंने कहा यू। तो ये वाली चीज़ें किस में आएगी, ये वाली चीज़ें आएगी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आएगी, ए पेन, ए बुक और ए टेबल। फिर मैंने आपको आगे बताया था कि जब किसी सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो और उसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है, वो पैसिव वॉइस भी कितनी प्रकार से बनाया जाएगा, दो टाइप से। कितनी टाइप से, दो टाइप से, दो प्रकार से बनाया जाएगा। पहले प्रकार में मैंने आपसे क्या कहा था, पहले वाले प्रकार में मैंने आपसे कहा था यदि किसी वाक्य में, यदि वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनता है, किससे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनेगा, तो पैसिव वॉइस में शुरुआत में आपको क्या लगाना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग किससे की, ए बुक से, ए पेन से और ए टेबल से। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से शुरुआत की जाती है तो ध्यान रखना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, किससे पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना है, पहले आपको टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, टू लगाना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। किस में ध्यान रखना है, पहले नंबर की बात में। फिर मैंने दूसरे नंबर की बात आपको कही थी। मैंने आपसे कहा था यदि वाक्य में, यदि वाक्य में क्या किया जाएगा, यदि वाक्य में आप पैसिव वॉइस किससे बनाते हो, यदि वाक्य में पैसिव वॉइस बनाया जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। किससे बनाया जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसा लिखा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ऐसा कैसा लिखा जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो क्या त्यों लिखा जाएगा, जो का त्यों लिखा जाएगा। ये वाले आपको नियम ध्यान रखना है। एक बार वापस से ध्यान देना है क्या क्या बात करी है। देखो, पहली बात, रूल में मैंने आपसे कहा अगर वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट से हो तो पैसिव वॉइस निम्नलिखित बनाया जाता है। फिर मैंने आपसे कहा था एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हम निर्जीव कहते हैं या क्या कहेंगे, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में कौन कौन सी चीज़ें आएगी, ए बुक, ए पेन, ए टेबल।
फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें आएगी, जो क्या होती है, लिविंग चीज़ें होती है। क्या होती है, लिविंग चीज़ें। लिविंग का मतलब क्या होता है, सजीव। इनमें क्या क्या आएगा, जैसे मैंने आपसे कहा मी, अस, देम, यू। फिर ये कितने प्रकार से बनाए जाएंगे, दो टाइप से। यदि वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, टू। यदि वाक्य में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाया जाता है पैसिव वॉइस तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो का क्या लिखा जाएगा, त्यो लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको उतारना है, फिर आगे बताते हैं। हाँ, बंद, वहाँ से बंद मत करना, अभी लिख लेने दे। एक बार इनको उतारना है। अरे आवाज़ मत करो, मिटा दे क्या। देखो, फिर उसके बाद में आपको एग्जाम्पल ध्यान देना है। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल में आपसे कहा, मैंने कहा ही गैव मी ए बुक, ही गेव मी ए बुक। इस वाले एग्जाम्पल में आपको सबसे पहले क्या पहचाना है, मैंने आपसे क्या कहा था, देखो ही क्या है यहाँ पर, ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद में गेव क्या है यहाँ पर, वर्ब। फिर उसके बाद में मी क्या है, ऑब्जेक्ट। मी क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट। देखो ये यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो आपको ध्यान रखना है ये जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट। और ये वाला ऑब्जेक्ट कैसा है, इनडायरेक्ट। ये वाला ऑब्जेक्ट कैसा है, इनडायरेक्ट। अब मैंने आपको इनके दो टाइप से बताया था, पैसिव वॉइस दो टाइप से कैसे बनेंगे। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग, जैसे मान लो आपने स्टार्टिंग किससे की, ए बुक से, तो आपको क्या लिखना है, ए बुक लिखना है। ए बुक के बाद में आपको ध्यान देना है यहाँ कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। जब सेकंड फॉर्म हो तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, वाज या वर। एक वचन के साथ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, एक वचन के साथ में आपको लगाना पड़ेगा वाज।
ए बुक वाज, फिर उसके बाद में गेव सेकंड फॉर्म है इसकी, थर्ड फॉर्म क्या होगी गिवन। ए बुक वाज गिवन, फिर उसके बाद में क्या लगाना है टू, टू के बाद में आपको क्या लिखना है मी, फिर उसके बाद में क्या लगाना है बाई, और बाई के बाद में क्या लिखना है ही का क्या आएगा हिम, ही का क्या आएगा हिम। तो देखो पहले टाइप का पैसिव वॉइस इस तरीके से बनेगा, फिर दूसरे टाइप से अपन पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो ध्यान देना है आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले इसकी आपको कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी सब्जेक्टिव। तो इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगी आई, आई के साथ में क्या आएगा वाज, वाज के बाद में कौन सी फॉर्म थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगी गिवन, गिवन के बाद में आपको क्या लिखना है ए बुक, ए बुक का जो का त्यों लिखना है, फिर उसके बाद में क्या लगाना है बाई, और बाई के बाद में क्या लिखना है हिम। चलो ये वाला एग्जाम्पल उतारना है आपको। पकड़ा है मिटा दे। यस सर। चलो एक एग्जाम्पल और ध्यान से सुनो। जैसे मैंने सेकंड एग्जाम्पल में आपको कहा ही, फिर उसके बाद में लिखा टीच, इसमें ES जुड़ेगा, ही टीचेज मी, फिर उसके बाद में लिखा इंग्लिश, ही टीचेज मी इंग्लिश। अब इसका दोनों टाइप से आपको पैसिव वॉइस बनाना है। पहले हम किससे बनाते हैं डायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या रहेगा इंग्लिश, तो आपको शुरुआत में क्या लिखना पड़ेगा इंग्लिश, इंग्लिश के बाद में आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, देखो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या है एस और ES। जब एस और ES होता है तो क्या करना पड़ेगा आपको इजेमा लिखना पड़ेगा, तो यहाँ क्या आएगा इज, एक वचन के साथ में क्या आएगा इज, तो इंग्लिश इज। फिर उसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा थर्ड फॉर्म TAUGHT, फिर उसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा टू, टू के बाद में क्या लगाना पड़ेगा मी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद में बाई, और बाई के बाद में क्या आएगा हिम। अगर इसका सेकंड टाइप से अपन बनाते हैं तो सेकंड टाइप से जब बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, इस मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा आई, आई के साथ में क्या आएगा एम, एम के बाद में क्या आएगा टोट, टोट के बाद में क्या लिखना पड़ेगा मी, इंग्लिश, मी नहीं इंग्लिश। फिर उसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा बाई, बाई के बाद में क्या आएगा हिम। चलो उतारो इसको। सर मैं बोला जो आवाज नहीं सुन रहा है, मैं बोल रहा था ना जो आवाज नहीं सुन रहा है। चलो रूल नंबर लिखना है आगे।
आगे वाला रूल नंबर लिखो 4। देखो रूल नंबर 4 में मैंने आपसे क्या कहा था? रूल नंबर 4 में मैंने आपसे कहा कि यदि वर्ब के बाद एक्टिव वॉइस में पहले से कोई प्रीपोजिशन हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसे वाक्य से नहीं हटाया जाता है। देखो रूल में मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा यदि वर्ब के बाद एक्टिव वॉइस में पहले से क्या होती है, कोई प्रीपोजिशन होती है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय उसे वाक्य से नहीं हटाया जाता। जैसे मैंने आपसे कहा सी, फिर कहा लुक्स आफ्टर हिम। देखो इस वाले सेंटेंस में ध्यान देना है, यहाँ पर ये क्या है? सब्जेक्ट है। ये क्या है? यहाँ पर वर्ब है। फिर यहाँ पर आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन। आफ्टर यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद में हिम यहाँ पर क्या है बताओ? यहाँ पर हिम है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या काम करना है? आपको इस आफ्टर जो प्रीपोजिशन दे रखी है उसे सेंटेंस से नहीं हटाना है, इसके साथ ही आपको इसको लगाना है। देखो सबसे पहले इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्टार्टिंग किससे करनी पड़ेगी? ही से। देखो यहाँ क्या बनाया जाएगा? इसका क्या बनाया जाएगा? सब्जेक्ट। इसका यहाँ पर क्या बनाया जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? ही के बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा? इज के बाद में लुक्ड। क्या आएगा? लुक्ड के बाद में आपको क्या लिखना पड़ेगा? आफ्टर। और आफ्टर के बाद में क्या आएगा? आफ्टर के बाद में आएगा बाई। और बाई के बाद में क्या आएगा? हर। चलो एक बार इसको उतार लो। तुम्हारा 10th में यह टर्म्स पढ़ा था तो पैटर्न बन सकते हैं। उतार लिया? चलो आगे लिखो अगला रूल। रूल नंबर कौन सा लिखना है? 5। रूल नंबर लिखना है आपको 5 नंबर का। देखो रूल नंबर 5 में मैंने आपसे क्या कहा था? रूल नंबर 5 में आपको सेंटेंस कौन से लिखना है? इम्परेटिव सेंटेंस। कौन से सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंस। देखो इम्परेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? जिन वाक्यों में क्या होता है? जिन वाक्यों में आज्ञा, फिर उसके बाद में ध्यान रखना है प्रार्थना, आदेश, सलाह, मजबूरी, सुझाव और चेतावनी का भाव पैदा होता हो, उसे
कौन से सेंटेंस कहा जाता है? उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहा जाता है। देखो, इन सेंटेंस की इम्परेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस कहलाते हैं? वे वाक्य जिनमें क्या होता है? आज्ञा, आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, सलाह, मजबूरी, सुझाव, चेतावनी का भाव पैदा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। इन सेंटेंस की विशेषताएं क्या होती है? तो ये वाक्य किस किस से स्टार्ट होते हैं? ये वाक्य किससे स्टार्ट होंगे? पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना है, ये वाक्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। ये वाक्य किससे शुरू होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। फिर सेकंड नंबर पर आपको क्या ध्यान रखना है? ये वाक्य किससे स्टार्ट हो सकते हैं? ये वाक्य डोंट से स्टार्ट हो सकते हैं, DONT। ये वाक्य डोंट से स्टार्ट हो सकते हैं। फिर आपको थर्ड नंबर पे क्या ध्यान रखना है? थर्ड नंबर पे आपको ध्यान रखना है, ये वाक्य सर, प्लीज और किससे स्टार्ट हो सकते हैं? काइंडली से। ये वाक्य सर, प्लीज और काइंडली से क्या हो सकते हैं? शुरू हो सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है? ये वाक्य किससे स्टार्ट हो सकते हैं? लेट से स्टार्ट हो सकते हैं। तो देखो, आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी है। मैंने आपसे क्या कहा? रूल नंबर 5 में इम्परेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? वे वाक्य जिनमें आज्ञा, प्रार्थना, आदेश, सलाह, मजबूरी, सुझाव, चेतावनी का भाव पैदा होता है, उसे क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। ये वाक्य किससे शुरू होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ये वाक्य डोंट से स्टार्ट होते हैं। ये वाक्य सर, प्लीज और काइंडली से शुरू हो सकते हैं। और ये वाक्य किससे शुरू हो सकते हैं? लेट से शुरू हो सकते हैं। चलो यहाँ तक उतार लो एक बार। चलो आगे उतारो। देखो, पहले नंबर की अपन बात करते हैं। यदि एक्टिव वॉइस
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो। देखो पहले नंबर के रूल में आपको क्या ध्यान रखना है, यदि एक्टिव वॉइस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो क्या सूत्र आएगा, ध्यान से सुनना। पहले नंबर पे आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या लगाना है, लेट। लेट के बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, बी। बी के बाद में कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये वाला सूत्र आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करनी है, लेट से। लेट के बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना है, बी। बी के बाद में कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। और इन वाले वाक्यों में, किन वाक्यों में, यदि एक्टिव वॉइस वर्ब की कौन सी फॉर्म से स्टार्ट हो, फर्स्ट फॉर्म से। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में कहा, पहले नंबर पे एग्जाम्पल में मैंने आपसे कहा शट द डोर। शट द डोर। इस वाले एग्जाम्पल में देखो ये वर्ब की किस फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट फॉर्म से। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या बनाना है, सबसे पहले लगाना है लेट। लेट के बाद में क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आएगा, द डोर। द डोर के बाद में क्या लिखना है, बी। और बी के बाद में कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, सट। सट, सट और सट, ठीक है। अब उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2 आपको करना है। 2 नंबर का एग्जाम्पल करो। एग्जाम्पल में लिखो स्पीक इंग्लिश। इन द क्लास। ये वाला एग्जाम्पल आपको करना है। उतारने के बाद इसको बना लिया सबने? चलो एक बार चेक करो, देखिए सही है क्या। देखो आपको शुरुआत में क्या लिखना है, सबसे पहले आपको स्टार्टिंग किससे करनी है, मैं इसका ऊपर बना रहा हूं। देखो सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है, लेट। लेट के बाद में क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आएगा, इंग्लिश। इंग्लिश के बाद में क्या लिखना है, बी। बी के बाद में कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्पोकन। क्या होती है, स्पोकन। उसके बाद में इन द क्लास। उसके बाद में लिखना है इन द क्लास। चलो एक एग्जाम्पल और करो अगला। ये उतारने के बाद में अगला एग्जाम्पल और करना है। थर्ड नंबर का लिखो, पोस्ट द लेटर। पोस्ट द लेटर, फास्ट करो। बना लिया।
फिर और नीडी ला देखो इस वाले में क्या आएगा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, लेट। लेट के बाद में द लेटर, ऑब्जेक्ट क्या लिखना है, द लेटर। द लेटर के बाद में बी, बी के बाद में पोस्टेड, थर्ड फॉर्म क्या लिखनी है, पोस्टेड। उतार लिया। अभी दूसरा चलो अब उसके बाद में लिखना है रूल नंबर 2। इसमें रूल नंबर 2 से स्टार्टिंग करना है। लिखो, यदि किसी वाक्य में सुझाव का भाव हो, सुझाव का भाव हो, उसका पैसिव वॉइस निम्नलिखित बनाया जाता है। यदि किसी वाक्य में सुझाव का भाव हो तो उसका पैसिव वॉइस निम्नलिखित बनाया जाता है। आपको क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लगाना पड़ेगा, शुड। शुड के बाद में क्या लगाना पड़ेगा, बी। और बी के बाद में कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में शुड, शुड के बाद में बी, और बी के बाद में कौन सी फॉर्म लगानी पड़ेगी, थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने एग्जाम्पल में आपसे कहा, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, अपने देश से क्या करो, प्रेम करो। तुम्हारे देश से क्या करो, प्रेम करो। लव योर कंट्री, इसका आपको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, सुझाव दी जा रहे हैं, सजेशन दी जा रही है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग किससे करनी है, सबसे पहले इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, योवर। योवर के बाद में क्या लिखना है, कंट्री। तो आपको लिखना है योवर कंट्री। योवर कंट्री के बाद में क्या लिखना है, शुड। शुड के बाद में क्या लिखना है, बी। और बी के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखनी है, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म क्या आएगी यहाँ पर, लव्ड। चलो एक बार इसको उतारो जल्दी से, फॉर्मूले में है ना शुड। चलो अगला एग्जाम्पल आपको करना है। इसको उतारने के बाद में अगला एग्जाम्पल करना है, हेल्प द नीडी। हेल्प द नीडी, इसका मतलब होता है जो जिनको आवश्यकता होती है उसकी क्या करो, सहायता करो। यहाँ पर क्या दी जा रही है, सुझाव दिया जा रहा है। तो आपको क्या करना है, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। यही फॉर्मूला आपको पुट अप करना है। बना लिया सबने, चलो ध्यान से देखो क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दा के बाद में क्या लिखना है, नीडी, द नीडी। फिर उसके बाद में क्या लिखना है, शुड,
द नीडी शुड, फिर उसके बाद में बी, और बी के बाद में क्या लिखना है, हेल्प। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब इसको उतारो। चलो अब लिखो उसके बाद में रूल नंबर अगला। रूल नंबर कौन सा लिखना है, रूल नंबर लिखना है 3 इसी में। लिखा है, लिखो। यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में, यदि किसी वाक्य में आदेश का भाव पैदा हो, आदेश का भाव पैदा हो, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय बनाते समय निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। देखो आपको किस सूत्र का प्रयोग करना है, निम्नलिखित सूत्र कौन सा होगा। देखो आपको सबसे पहले क्या लगाना है, यू, फिर उसके बाद में लिखना है आर, आर के बाद में लिखना है यू आर ऑर्डर्ड, क्या लिखना है, यू आर ऑर्डर्ड। फिर उसके बाद में कौन सी फॉर्म लगानी है, यू आर ऑर्डर्ड के बाद में